तो पहला जो अपना है, पहला जो अपनी स्कीम हो रही है कवर, उसका नाम है उड़ान योजना। उड़ान योजना, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म है, देखिए मैं इसमें लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, चैट में लिख रहा हूँ, आप चैट में देखते रहिए। पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं, आगे देखिए, गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, सेंट्रल एज वेल स्टेट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर हैव मेड कंसेशंस। तो सभी जगह पे, सभी लेवल पे इन्होंने कंसेशंस वगैरह दिए हुए हैं। और इससे क्या होगा, अनसर्व्ड एरिया या अंडरसर्व्ड एरिया, ये दो चीज क्या होती है। अनसर्व्ड एरिया का मतलब क्या होता है भाई, अनसर्व्ड एरिया का मतलब क्या होता है, अनसर्व्ड मतलब जो चीज सर्व नहीं हो रही, यानी कि जो चीज हो नहीं रही है, जहां से उड़ाने हो नहीं पा रही, जहां से फ्लाइट जा नहीं पा रही है। तो उन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो मतलब, एक मिनट, दिनेश कुमार फिर से वेटिंग रूम चले गया। तो उन सब जगहों पे क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि लोग वहां से कनेक्टेड हो। सपोज करो, इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे टूरिज्म का फायदा होता है, व्यापार में फायदा होता है ना, और बहुत सारी चीजों में फायदा होता है। तो इससे क्या होगा कि आप भी सेम पैसे में जो है फ्लाइट का आनंद ले पाएंगे, छोटे शहरों के लोग भी फ्लाइट का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहीं के से फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो पाती है, दूसरी जगह से फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो नहीं पाती। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी जने फ्लाइट का इक्वली एक्सेसिबल करें, यानी कि सभी लोग आनंद उठाएं। और इससे क्या होता है, काम भी फास्ट होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट भी फास्ट होगा, तो आपका टाइम भी बचेगा, ये भी फायदा है इसका, ठीक है। तो ये हम उड़े देश की आम नागरिक योजना की एम पढ़ रहे हैं। एम मतलब इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैव लेस देन 7 शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट पर वीक, यानी कि जो अंडर सर्व्ड, यानी कि जो जहां से बहुत ही कम फ्लाइट उड़ती है, जहां से नहीं उड़ती है, वहां पे अंडर सर्व्ड एरियाज में क्या होता है कि 7 फ्लाइट भी नहीं है एक हफ्ते की, है ना। तो अनसर्व्ड एयरपोर्ट हैव नो शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट, और जो अनसर्व्ड है मतलब जहां पे हमने प्लेन एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी फ्लाइट उड़ती नहीं है वहां से। तो इन एरिया को भी कनेक्टिव करने के लिए हम लोग ये चीज लेके आए हैं। तो इससे देखो रीजनल में फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोग आके वहां पे निवेश करना चाहेंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं। सो अगले 5 साल में मिनिस्ट्री चाहती है कि 1000 लाइन ऑपरेशन हो जाए और 100 एयरपोर्ट से ज्यादा और हो जाए, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आगे चलते हैं भाई, और पिलर्स क्या है, फाइनेंसिंग थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग किस तरह से करी जाएगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल से करी जाएगी, ठीक है। तो पहली जो आपकी स्कीम है ये हो गई पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही है। तो इसमें देखो क्या होगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है कि जैसे दूसरे जहाँ पे बड़े बड़े एरिया हैं वहां पे तो पैसे कम नहीं करेगी, लेकिन ये छोटे एरिया जहाँ से फ्लाइट्स लोग उड़ाना पसंद नहीं करेंगे। सपोज करो आप प्राइवेट प्लेयर हो, आप प्राइवेट संस्था हो जो एयरप्लेन उड़ाते हैं, लेकिन अब आप कहाँ उड़ाओ पसंद करोगे, जहाँ पे मार्केट ज्यादा है, यानी कि जहाँ पे ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। छोटे जगहों पे लोग कम ट्रैवल करेंगे तो आप वहां पे उड़ाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा। तो उसके लिए सरकार ने कुछ प्रोविजंस किए हैं, और वहां पे जो है फ्लाइट्स को, टिकट्स वगैरह को बहुत सस्ता किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो कंपनसेशन है वो जहाँ पे ज्यादा फ्लाइट, जहाँ पे ज्यादा लोग उड़ते हैं वहां से कर लेंगे लोग। तो देखिए 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको सिर्फ 2500 रुपए पे करने हैं, ठीक है। और आधे घंटे की राइड होगी वो। तो देखो आप 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं आधे घंटे के अंदर, और वो भी सिर्फ 2500 रुपए में। तो ये बहुत इकोनॉमिकली चीपर है। अगर आप सपोज करो यहाँ से दिल्ली भी जाओ, तो यहाँ से मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हैं राजस्थान में, वहां से अगर आप दिल्ली भी जाते हो तो दिल्ली में जाने में 2500 से ज्यादा खर्चा लग जाएगा आपको, है ना। तो 2500 रुपए अगर इतना ही लगेगा, इससे कम लगेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, लेकिन टाइम कितना बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या है अगला कि एयरलाइन मस्ट फंड 50% ऑफ द सीट, है ना, एंड द रिमेनिंग 50% सीट विल बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे फ्लाइट में मान लो कि 100, ये देखिए मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ कि फ्लाइट में मान लो कि 100 पैसेंजर है, 100 पैसेंजर की सीट है, तो 100 में से 50% यानी कि 50 सीटें तो होगी फ्री वाली मतलब कम पैसे वाली, और 50 सीटें जो होगी ना वो होगी मार्केट प्राइस पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। समझ रहे हो ना, उड़ान स्कीम को समझ रहे हो। देखिए स्कीम से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सरकार की क्या क्या योजनाएं थी। तो पहली योजना उड़ान स्कीम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इतना पढ़ लीजिए, और बाकी आगे चलते हैं अपन क्या है इसमें, आगे की चीजें पढ़ते हैं, आगे अगली योजना में चलते हैं। भाई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा देखो इसके लिए एक है ना फंड भी बनाया गया है, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। तो अगर आपको पूछ ले रीजनल कनेक्टिविटी फंड किस स्कीम के तहत बनाया गया है,
किस स्कीम के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे भाई? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम किस योजना के तहत बना गया है? तो उड़ान के योजना के तहत बनाया गया है। हाँ भाई दिनेश जी, क्या कह रहे हैं आप? दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कुछ कहना नहीं चाह रहे आप। आपने हाथ उठाया था इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन लक्षद्वीप वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीइंबर्सिंग द वीजीएफ इन। देखो जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स जो है रीइंबर्स कर देगी जो भी पैसा वगैरह बनेगा इनका। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गिव फ्री सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन, लो कॉस्ट यूटिलिटीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होगी फ्री ये सब चीजें देगी जो आप मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं भाई। फिर देखो ये हो गया अपना उड़े देश की नागरिक वाला योजना पूरी हो गई। अगली स्कीम पे चलेंगे अब हम। तो देखो अभी एक चीज और है कि अभी तक 387 रूट 60 एयरपोर्ट हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड आउट ऑफ 100 रूट्स आर अवॉर्डेड द नॉर्थ ईस्ट। तो देखो एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अभी की लेटेस्ट डेटा है। लेटेस्ट डेटा क्या कहता है, जो उड़ान स्कीम है इसके तहत है ना, हमने 387 रूट पे उसको चालू किया है और 60 एयरपोर्ट को चालू किया है। और इन 387 रूट में से 100 रूट्स पता कहाँ पे हैं? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन को किसे बोलते हैं हम। देखिए मैं आप पे यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। ये देखिए, ये है अपनी व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एरिया है इधर वाला, ये बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, ये बंगाल वाला एरिया है। और ये जो एरिया है इधर जो एरिया आता है पूरा, ठीक है, ये यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट आती है, 7+1 बोलते हैं इसको हम। 7 कैन, आप में से कोई बता सकता है 7+1 स्टेट कौन कौन सी होती है? क्या आप में से कोई बता सकता है 7+1 स्टेट कौन कौन सी होती है भाई? एनीवन? भाई देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है मैं बताता हूं। देखो मैं आपको लिख रहा हूं कौन कौन सी है 7+1 स्टेट। तो 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं हम इसको। कौन कौन सी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की 7 सिस्टर स्टेट? तो देखो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, लिख भी सकते हो आप लोग, त्रिपुरा और असम, अरुणाचल, और कौन सी बच गई? मिजोरम बच गई ना। मिजोरम 1 2 3 4 5 6 हो गई। और कौन सी बच गई? अरुणाचल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, नागालैंड। नागालैंड ये तो हो गए 7। ठीक है, ये 7 स्टेट हो गई। और एक +1 जिसको बोलते हैं वो है सिक्किम। ठीक है, +1 जिसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, तो 7+1 सिस्टर स्टेट जो है यहाँ पे इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे 100 रूट्स इन्होंने चालू करे। तो देखो ऑलरेडी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ये बहुत ही कम कनेक्टिविटी रखता है मेन भारत के साथ। क्यों? क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर है ना, छोटा सा 20-25-50 किलोमीटर का एक छोटा सा दायरा है। उसी दायरे के थ्रू हम लोग उसमें से आवागमन कर सकते हैं। ऑलरेडी भारत सरकार की काफी सारी योजना चल रही है जिसके तहत हम जो है इस एरिया को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे योजना चल रही है, बताता हूँ आपको कैसे चल रही है। तो देखो ये जो हमारा भारत माने हम, तो यहाँ से एक ये देश आता है अपना प्यारा बांग्लादेश। ठीक है, और इस बांग्लादेश के इधर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया आ जाता है। ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये वाले सारे देश रहते हैं। मैक्सिको, सॉरी नॉट मैक्सिको, ये म्यांमार, मलेशिया, ये सारे देश, इंडोनेशिया, ये वाले देश है ना, सिंगापुर। तो यहाँ से अगर हमको यहाँ कनेक्टिविटी बनानी है तो ये वाला जो एरिया है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, ये काफी टफ टेरेन है, काफी पहाड़ी एरिया है। तो एक हमने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर हम यहाँ से यहाँ तक शिप में जाएंगे और यहाँ से फिर आगे रेल और नदी वाले रास्ते से होते हुए, रोड वाले रास्ते से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक अपनी पहुंच बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसके जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे एक तो बहुत नैरो पाथ है और थोड़ा सा इस पे हम ज्यादा दिन रिलाई नहीं कर सकते।
क्योंकि कनेक्टिविटी इशू रहती है, जैसे बाढ़ वगैरह आती रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से फ्लो होती है, तो उसके कारण कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। दूसरी चीज ये है कि सिक्योरिटी इशू है, कल को कल चाइना ने हम पे हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमको अल्टरनेट चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। एक हम प्रोजेक्ट बनाए इसके अंदर से, बांग्लादेश के अंदर से बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही है, तो ताकि हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना तो वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ आ सकेंगे और यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ जा सकेंगे, तो ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है, आम आदमी को रोजगार मिलेगा, तो यही तो चाहिए हमें, ठीक है साहब। तो आगे चलें, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है भाई सबको, ठीक है। उड़ान योजना क्लियर, आगे चलें। अब है कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना तो 2021 दिसंबर में भारत सरकार ने किसान उड़ान 2.0 लॉन्च किया है। किसान उड़ान 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है, और वो वाली भी पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की थी उड़ान योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और दिस स्कीम एम्स टू seamless cost effective time bound air transport and associated logistics for all agri product originating especially from northeast hilly and tribal area of the country। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको लाइन बोली, इसका मतलब क्या है, देखो उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कृषि उड़ान योजना, पहली चीज क्या है कि ये योजना कौन सी मंत्रालय चला रहा है, ये योजना कौन सा मंत्रालय चला रहा है। तो कौन सा चला रहा है भाई, आपको क्या लगता है कौन सा चला रहा है? मैंने अभी भी बताया आपको, तो वो पहले वाला भी सेम मंत्रालय चला रहा है, ये वाला भी सेम मंत्रालय चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा कमेंट करके बताइए जल्दी से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन मंत्रालय का, बताइए जल्दी से, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपका ये लॉग आउट हो जाए 1 घंटे से पहले, 40 मिनट के बाद हो जाएगा, अगर ये लॉग आउट हो जाए, ये बंद हो जाए किसी कारण से जूम, तो आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है साहब। जो मैंने आपको लिंक भेजा उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इसमें अभी मंत्री कौन है केंद्र सरकार के अंदर, इस मंत्रालय के अंदर सिविल एविएशन मतलब जो उड़न वाला होता है ना, उड़न वाला मंत्रालय है, उसका जो मंत्री है वो कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। जल्दी से बताइए, सुखाराम पूजा, दिनेश कुमार, प्लीज बताइए। पता है किसी को? देखो हिंट देता हूं, वैसा मंत्री है जो पहले कांग्रेस में था, बाद में बीजेपी में आ गया, ठीक है, अभी बीजेपी में है और उसको सिविल एविएशन का मंत्रालय दिया हुआ है। दूसरा हिंट, वो किसी राजशाही परिवार का है, ठीक है। सिंधिया नाम सुना है क्या आपने? ग्वालियर से कभी नाम सुना है आपने सिंधिया जी का? एमपी में ग्वालियर से आते हैं वो, वहां से आने के बाद वो मंत्री पद दिया गया उनको, ठीक है साहब। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसमें ये जो स्कीम चलाई ना कृषि उड़ान, इसमें क्या फर्क है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी कि जो खेती से संबंधित प्रोडक्ट्स है, उनको अब जैसे खेती वाले प्रोडक्ट्स कहते हैं कि आप जल्दी से ट्रांसफर ना करो तो जल्दी से खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको जल्दी से ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब क्या होता है प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट एरिया ना बड़ा डिफिकल्ट एरिया, ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो हर समय वहां हम जा पाए नहीं जा पाए, इसके लिए हमने क्या करा, जल्दी से इसको ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट से हम इसको मंगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मंगाएंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके टाइम बाउंड, यानी कि जल्दी से जल्द हो सके। तो इसी के नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल एरिया, यानी कि जो ये लगता है ना, जो ट्राइबल वाले एसटी कैटेगरी वाले लोग, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जो ये कबीले वाले लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं ना कबीले वाले, या जो ट्राइब्स जिनको बोलते हैं हम, है ना, तो उस तरह के जो लोग हैं वहां के एरिया में अगर कुछ ऐसा कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है, या हिली एरिया में जैसे हिमालय हो गया, वहां से अगर कुछ चीजें नीचे लेके आनी तो बहुत डिफिकल्ट लाना, क्योंकि बस से लाना पड़ेगा, उससे खराब हो जाए, तो इसलिए इसको कृषि उड़ान योजना इन्होंने चलाई है, ठीक है साहब। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्यों लेके आ रहे हैं ये लोग? इसका एम है ताकि टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एयर इन द मॉडल मिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, फिशरी एंड लाइव स्टॉक। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं इसमें
ज्योतिराव सिंधिया, वेरी गुड। सुखराम जी, सुखराम जी को मालूम है। बेटा समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो ये समझ में आ गया, कृषि उड़ान योजना आ गई। आगे चलते हैं भाई। अब इसका कवरेज क्या रहेगा? ऐसे ध्यान रखना, अभी 2021 में दूसरी बार लॉन्च हुई है, ठीक है? ये पहली बार लॉन्च कब हुई थी ये आप पता करो। और दूसरी बात, इसका जो कवरेज है इसको एक्सपेंड करा गया डिस्ट्रिक्ट और ज्यादा ज्यादा एयरपोर्ट्स के अंदर टू बेनिफिट द फार्मर्स, ठीक है? अगला चलते हैं भाई। अगला आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय, ठीक है? आयुष मंत्रालय की क्या स्कीम है? पहली स्कीम है आयुष मंत्रालय की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि जो परंपरागत हमारे पास ज्ञान है उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में सेव करेंगे, उसकी हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। तो CSIR गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, CSIR, जहां पे रिसर्च वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं। उसका अभी 20 साल का जो है सेलिब्रेशन हुआ है ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का, ठीक है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी। और इसका जो एम क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? ताकि हम प्रमोट कर सके ट्रेडिशनल नॉलेज को और इमर्ज ऐसे ग्लोबल रिपोजिटरी, यानी कि हम जो परंपरागत हमारा ज्ञान है, परंपरागत हमारी जो दवाइयां हैं, परंपरागत हमारे पास जो संसाधन है जिससे हम लोगों का इलाज करते हैं, उन चीजों को हम क्या करना चाहते हैं? उन चीजों को हम क्या करना चाहते हैं? उसकी ग्लोबल रिपोजिटरी बना देते हैं, यानी उसको हम एक स्टोरेज बना सकते हैं। जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप गूगल पे जाके टाइप करते हो ये क्या इंफॉर्मेशन है, या फिर आप कोई ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर करनी चाहिए, तो हार्ड डिस्क में अलग से स्टोर कर रखते हो कि मान लो कंप्यूटर उड़ गया तो हार्ड डिस्क में रहेगी हमारे पास। उसी तरह से हम क्या चाहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको हम एक जगह स्टोर करके रखें, यानी कि ग्लोबल रिपोजिटरी में, यानी कि सब जगह से भी लॉस्ट हो जाए तो वहां पे हमारे पास एक स्रोत बचा हुआ रहे। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी एक तो पहले बात तो रिपोजिटरी बनाए, दूसरी बात इसको क्या करें? सेफगार्ड करें, यानी कि इसको बचाएं। किससे? इंफॉर्मेशन, सेफगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हम बचाएं ताकि लोग इसके जो है ना गलत तरीके से इसका अप्रोप्रिएट यूज ना कर लें, ठीक है? और जैसे इंफॉर्मेशन किस तरह की, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज की जो डिजीज है, डायग्नोस्टिक्स हैं, यानी कि जो बीमारियां थी या उनका इलाज किस तरह से हुआ, प्रैक्टिसेस, पुरानी प्रैक्टिसेस क्या थी, फूड क्या थे प्रैक्टिसेस, फूड कॉस्मेटिक्स क्या थे, इन सब चीजों के बारे में हमने रिसर्च करनी है और इनको बना के संभाल के रखनी है एक जगह पे, ठीक है? Going forward, the information from digitized and published manuscript as well as oral knowledge is also proposed to be. तो यहाँ पे हर तरह की जो जानकारी है वो रखी जाएगी संभाल के, जैसे चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो किसी के, चाहे वर्बल हो, तो उसको स्टोर करके रेडियो के फॉर्म में रख सकते हैं, है ना, कैसेट्स के फॉर्म में रख सकते हैं। और ये जो TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, ये 5 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, 5 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, ठीक है? इंग्लिश में होगी, जर्मन में होगी, स्पेनिश में होगी, जापानीज में होगी और फ्रेंच में होगी, ठीक है? तो ये कोलैबोरेशन कब था? 2001 में शुरू हुआ था और इन्होंने अभी 20 साल कंप्लीट कर लिया, CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है? और ठीक, आगे चलते भाई। अब नेशनल आयुष मिशन एक ये चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है? ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2026 तक चलेगी। ध्यान रखना दोस्तों, 2026 तक चलेगी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल जो है इसको फंड कर रहा है, सेंट्रल इससे चला रहा है। चालू करो अच्छा रे चालू करवा चालू कर 5 रुपये। अरे भाई किसकी आवाज आ रही है? क्या चला तो समझ रहे हो ना दोस्तों? फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक और नेशनल आयुष मिशन चल रहा है, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्ड है, ठीक है भाई? टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज। चलो आगे चलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर की स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन पक्का रूप से आ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें। वेरी इंपॉर्टेंट, PM किसान योजना, PM किसान योजना, ठीक है भाई? तो अभी इसकी 10वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है रिसेंटली 1 जनवरी को, ठीक है? तो इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आएगी भाई? कौन से मंत्रालय के अंदर आएगी?
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखिए दोस्तों 10 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा, तो इसी लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना भाइयों, ठीक है। द स्कीम क्या करना चाहती है, ये इनकम सोर्स प्रोवाइड करेगी थोड़ा सा, किसको, लैंड होल्डिंग, जिसके पास जमीन है फार्मिंग की, यानी कि जो खेती कर रहा है फार्मिंग की खुद के खेत पर, उसको हम कुछ पैसा देंगे भारत सरकार की तरफ से। क्यों देंगे, ताकि वो जो है अपने जो फसल बोने के लिए जरूरी सामान है वो खरीद सके, उसको मनी लेंडर के पास नहीं जा सके, यानी कि उसको सूदखोरों के पास ना भेजा जाए। तो इट एम्स टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट, यानी कि ये इनकम सपोर्ट देगा टू ऑल द लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्रीज विद द कल्टीवेबल लैंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड के साथ इसको देगा। अब देखो, प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग्स क्वालिफाइड फार्मर्स फैमिली इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन के पास लैंड होल्डिंग है, यानी जिन जिन के पास अपनी खुद की जमीन है, उन सभी को ये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का धनराशि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर देते हैं, ठीक है, ताकि वो किसी और के पास पैसे देने के नहीं जाए, क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, यानी कि 2 जैसे सपोज कर आपने 6,000 रुपए लेने, तो 6,000 रुपए के ऊपर आप कितना परसेंट ब्याज लोगे, 20%, 25%, 50%, कुछ भी ले सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, किसान फंस जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जमीन जायदाद के कागज वगैरह क्लियर नहीं है, या जो भी है वो रखना नहीं चाह रहा, तो वो सब वो वहां पे रखता नहीं। और गाँव में क्या होता है, खेती मतलब गाँव के लोग आपस में एक दूसरे जानते हैं, तो उनसे कर्जा लेना आसान होता है कंपेयर टू बैंक वालों से लेना, ठीक है, तो इसलिए वो वहां से ले लेते हैं। इसलिए सरकार इस तरह की स्कीम किसानों के लिए लेके आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है भैया, समझ गए। तो प्रधानमंत्री किसान योजना समझ में आ गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ये कब होएगा, ये भी इसमें डेवलप होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। सुखाराम जी, आपने मैसेज करा अभी अभी, अच्छा समझ में आ रहा है, ओके फाइन, ठीक है भैया। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार बनाने जा रही है और प्रमोट करना चाह रही है। 10,000 एफपीओ ये बनाना चाह रही है, ठीक है, 10,000 एफपीओ ये बनाना चाह रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ये मंत्रालय के अंदर आती है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र के सेक्टर की स्कीम है। अब इसमें क्या होगा कि जो छोटे मझले किसान हैं, या जिनके पास किसान के पास खेती नहीं है, 10,000 एफपीओ बनाएंगे। इनके 10,000 एफपीओ मतलब इनका ग्रुप्स बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर जो प्रोड्यूस करता है उनका हम ग्रुप बनाएंगे अगले 5 सालों के अंदर, 23-24 तक, 2019-20 चल रही है, 23-24 तक चलेगी, ताकि क्या हो सके, टू गारंटी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे देखो, किसी के पास छोटी लैंड होल्डिंग है, किसी में बड़ी है, किसी में छोटी, तो उन सबको मिला देंगे और वो सभी उस पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप मशीनीकरण कर सकते हैं, मशीनों का यूज कर सकते हैं, लेबर कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, है ना, और कोई जो आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करनी है उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो आपने अगर एक शेड बनानी है, एक शेड बनाने के लिए आपको पूरा खर्चा करना पड़ेगा, लैंड भी लगाना पड़ेगा, कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, मैनेजमेंट भी लगाना पड़ेगा, सब चीज लगानी पड़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हमेशा होगी बिजनेस में, उसके बाद जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो थोड़ी बहुत ही होती है। तो फिक्स कॉस्ट में अगर आप एक शेड बनाओ तो भी उतना ही खर्चा आएगा, 1 लाख बनाओगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ज्यादा बनाओ। तो इसीलिए हम इस चीज को लागू करना चाह रहे हैं किसान खेती के अंदर, ठीक है। तो इसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं भैया। हाँ, अब ये देखो, पीएम फसल बीमा योजना। ये पीएम फसल बीमा योजना क्या है भाई, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री चलाएगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए फार्मर्स को हम बीमा देंगे, इसकी फसल पे बीमा देंगे, खराब हो गई तो कुछ पैसे आपको वापस दे देंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस दे रहे हैं एक तरह से, क्या दे रहे हैं हम इसके अंदर, इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस, समझ रहे हो, देखिए इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस। तो क्या इस योजना का नाम क्या है, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। मैंने आपके चैट में ना ये योजना के नाम लिख दिया है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस है पीएम फसल बीमा योजना का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स in the event of failure of any of the notified crop as a result of the natural calamities, pest and disease। तो यानी कि किसी भी कारण से फसल अगर खराब होती है
तो हम इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फार्मर्स को अगर क्रॉप फेल हो गई, जैसे किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे मान लो कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या धरती हिल गई, या फिर बिजली गिर गई, तो या फिर आपने कीड़ों ने खा गया, कोई बीमारी लग गई तो फसल पूरी खराब हो गई। तो जिस भी कारण से अगर ये चीज हो रही है तो हम आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, यानी कि आपके फसल का पैसा आपको दे दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर टू एंश्योर देयर कंटिन्यूएशन इन फार्मिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, फार्मर की इनकम को एक निश्चित फिक्स करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर कंटिन्यूटी आ जाए, यानी कि फार्मर जो है परेशान होकर खेती छोड़ कर ना भाग जाए, ठीक है। स्टेबिलिटी रहेगी तो अपने आप वहां पे टिका रहेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, शहरों की तरफ मूव करेगा, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ेगी, या फिर खेती से लोग कम हो जाएंगे। और तीसरी चीज क्या है, टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी इसका मतलब क्या है कि हम फार्मर्स को एनकरेज करेंगे कि आप जो है नई नई तकनीक अपनाइए, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाइए। फिर चौथा क्या है, टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हम का मतलब क्या है कि आप जो है इसके अंदर पैसा देंगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे, लोन देंगे, है ना, पैसा देंगे, ताकि सरकार जो है अगर किसानों को ऐसा पैसा देगी तो वो क्या करेंगे कि आप जो है उस चीज को खेती में यूज कर सकते हैं। भाई आप जैसे फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, तो उनको आप खेती में डाल सकते, फसल उगा सकते हो, आपको किसी से लोन लेने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो फसल बीमा योजना खराब हो गया, मान लो आपने सब कुछ लगा दिया फिर खराब हो गया, तो उससे क्या हुआ कि आपको पैसा बचा गया, यानी कि आप कम से कम किसी से उधार लिया उसको चुका सकते हो वापस, और बीमा करा हुआ रहेगा तो आपको क्या है 80% 70% कॉस्ट तो कम से कम मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज चलती है। आगे चलते हैं भाई, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। देखो बिल्कुल करंट अफेयर के ऊपर लेके आ रहे हैं हम लेक्चर, क्योंकि करंट अफेयर देखो 1 महीना भी आपका बहुत कम टाइम है, करंट अफेयर्स पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक पढ़ेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक योजना के ऊपर एक थोड़ा सा लेक्चर लेके आते हैं। तो कल हम देखेंगे कि कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इस योजना पे ही कंसर्न कर रहे हैं। तो देखो इस फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस अगर आपको मिलता है तो आपको पहले कुछ कीमत चुकानी पड़ती है ना भाई, आप ऐसे इंश्योरेंस ले रहे किसी से, तो आपसे क्या करेगा, वो हर साल कुछ परसेंट रेट फिक्स ले लेगा। तो देखो खरीफ सीजन की, खरीफ और रबी और ये ऐसे होती है ना, खरीफ और रबी, रबी की फसल, खरीफ की फसल पढ़ी होगी आपने, आपने पढ़ी सुखाराम जी, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये हाँ सेंट्रल सेक्टर से ही है भाई, ये जो मैं है वो सेंट्रल सेक्टर से बताते जा रहा हूँ, सारी वैसे सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्ड है, ठीक है। अच्छा खरीफ और रबी के अंदर अंतर पता है क्या आपको? बेटा लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको? देखो रबी की फसल सर्दियों में आती है और खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है। अब देखो खरीफ और रबी में अंतर क्या है, जैसे जो नेचुरल टाइमिंग होता है ना फसलों को उगाने का, उन्हें कहते हैं। तो देखो खरीफ की फसल को हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काट देते हैं, और जो रबी की फसल है उसको हम दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोते हैं, मतलब उसके 1 महीने बाद, 15-20 दिन बाद ऐसे, और उसके बाद उसको मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं हम लोग। और मार्च अप्रैल में काटने के बाद जून जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें हम जो फसल उगाते हैं ना, वैसे ये खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर और ये वाटरमेलन, तरबूज वगैरह, ये सारी फसलें इसी सीजन में आती है, ठीक है। तो इस तरह का इनका चार्ट बनाया हुआ है, तो ये सब बांटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा खुद का पर्सनल है, तो ये वाली जो अपन रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे पास, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा। मान लो कि आपको कोई डाउट होता है कि आप करना चाहते हो अटेंड, तो फिर आप क्या करोगे, तो देखो मैं आपको दे देता हूँ, मेरा लिंक है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ लिंक, आप चाहो तो इस लेक्चर को वापस रिविजिट कर सकते हो,